सन 1819 में सोनाखान के जमींदार रामराय ने स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत की थी। रामराय वीर नारायण सिंह के पिता थे। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सीमित शक्ति के कारण उनका विद्रोह लंबे समय तक नहीं चल सका, पर रामराय ने उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्यवादी आकांक्षा को भांप लिया था। रामराय छत्तीसगढ़ इतिहास के संधे युग की राजसी पुरुष थे। छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले के बलौदा बाजार तहसील में सोनाखान नाम की एक छोटी सी जमींदारी के जमींदार थे हमारे रामराय। वे आदिवासी थे। उनके पूर्वज इस जमींदारी पर शासन करते चले आ रहे थे। छत्तीसगढ़ में पहले कलचुरियों का शासन था। रामराय के पिता फतेनारायण सिंह के समय में नागपुर के भोंसले ने छत्तीसगढ़ के कलचुरियों पदच्युत किया था। उस वक्त फतेनारायण सिंह ने भोंसले के शासन को स्वीकार नहीं किया था। उसी तरह जब सन 1818 में भोंसले शासन और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संधि के अनुसार छत्तीसगढ़ी की शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी गई, तो हमारे रामराय ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सोनाखान की जमींदारी की सीमा में उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के कानून तथा आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया। रामराय का प्रभाव सोनाखान जमींदारी और उसके बाहर भी था। उनका इतना ज्यादा प्रभाव था कि लोग उनके आदेश व इच्छा का उल्लंघन करने के लिए तैयार नहीं थे। लोगों का कहना था कि वे अंग्रेजी सत्ता के आदेश का तो उल्लंघन कर सकते हैं, पर रामराय का नहीं। इसी कारण अंग्रेजी सत्ता उनसे डरती थी और इसी कारण अंग्रेजों ने रामराय पर यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि रामराय आतंक फैला रहे हैं और वे उन लोगों को शरण दे रहे हैं जो अंग्रेजी सत्ता को नहीं मानते। पर सत्य तो कुछ और ही था। रामराय के पूर्वजों की भूमि भोंसले और अंग्रेजों के समय उसके अधिकार से छीन ली गई थी। उस भूमि को रामराय वापस लेने की चेष्टा कर रहे थे। इस घटना से पता चलता है कि रामराय कितने साहसी थे। अंग्रेजी सत्ता रामराय से डरती थी और इसी डर के कारण सन 1819 में अंग्रेजों ने सोनाखान पर आक्रमण कर दिया। उस वक्त रामराय को अपनी वृद्धावस्था के कारण पराजय स्वीकार करनी पड़ी और संधि करने के सिवाय कोई चारा नहीं रहा। अंग्रेजों ने संधि के बहाने सोनाखान जमींदारी की बहुत सारी जमीन हड़प ली, उनके अधिकार हड़प लिए। रामराय अंतिम समय तक अपने बेटे नारायण सिंह को अपने पिता फतेनारायण सिंह के बारे में बताते रहे। फतेनारायण सिंह जिन्होंने भोंसले के शासन को कभी स्वीकार नहीं किया था। नारायण सिंह इसी स्वतंत्रता की भावना को लेकर सोनाखान के जमींदार बने। नारायण सिंह अपने दादाजी फतेनारायण सिंह तथा पिताजी रामराय के जैसे लोकप्रिय हो गए। प्रजा के प्रति उनका अगाध प्रेम था। सबसे पहले वे प्रजा के बारे में सोचा करते थे। जब सन 1795 में नारायण सिंह बिंझावार का जन्म हुआ था, तो सोनाखान के आसपास के क्षेत्रों में भी लोगों ने खुशियां मनाई थीं। लोगों का यह विश्वास था कि फतेनारायण सिंह का पोता रामराय का बेटा प्रजा के लिए ही कार्य करेगा, प्रजा के हित के लिए ही हमेशा सोचेगा। सन 1856 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जब भयंकर अकाल पा, नारायण सिंह को यह देखकर बहुत ही अजीब लगा कि व्यापारियों ने अनाज दबाकर रख लिया था। उन्हें बहुत ही दुख हुआ कि लोग भूखों मर रहे हैं, मगर व्यापारी सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे थे। तब नारायण सिंह ने एक व्यापारी के गोदाम का सारा अनाज किसानों को बांट दिया। अपनी इस कार्य की सूचना नारायण सिंह ने अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर को भी दे दी। अंग्रेजी सत्ता तो नारायण सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बहाना ढूंढ ही रही थी। जैसे ही व्यापारी ने शिकायत की, उनकी रिपोर्ट के आधार पर नारायण सिंह को 24 अक्टूबर 1856 को संबलपुर में गिरफ्तार कर रायपुर जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजी सत्ता ने वीर नारायण सिंह पर लूटपाट और डकैती का आरोप लगाया। अकालग्रस्त किसानों के बारे में सोचने वाला नारायण सिंह को जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया और शोषक व्यापारियों को संरक्षण दिया गया। सन 1857 की बात है। नारायण सिंह, जिन्हें लोग वीर नारायण सिंह के नाम से जानने लगे थे, रायपुर जेल में सजा काट रहे थे।
सारे देश में अंग्रेजी सत्ता के विरोध में विद्रोह की भावना भख रही थी। मई 1857 में मेरठ में मंगल पांडे ने विद्रोह किया। अंग्रेजी फौज के हिंदू और मुसलमान सैनिकों में विद्रोह की अग्निधधक उठी थी। रायपुर के सैनिक मौका ढूंढ रहे थे और जब लोगों ने जेल में बंद वीर नारायण सिंह को अपना नेता चुना तो सैनिकों ने उनकी हर संभव सहायता की। इसी तरह सैनिकों और जनता की सहायता से वीर नारायण सिंह 28 अगस्त सन 1857 को जेल से भाग निकले। उस वक्त संबलपुर के क्रांतिकारी सुरेंद्र साय हजारीबाग जेल में थे। सुरेंद्र साय 30 जुलाई 1857 को जेल से भाग निकले थे और उनके भाग निकलने के महज 28 दिनों बाद नारायण सिंह भी राजपुर जेल से भाग निकले। वीर नारायण सिंह रायपुर जेल से भागकर सोनाखान पहुंचे। सोनाखान की जनता वीर नारायण सिंह को देखकर खुशी से झूम उठी। जनता का मनोबल लौट आया। जनता अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। महज मजबूत संगठन और कुशल नेतृत्व की जरूरत थी। नारायण सिंह के नेतृत्व में तुरंत 500 सैनिकों की एक सेना बनाई गई। यह खबर जब रायपुर के डिप्टी कमिश्नर स्मिथ के पास पहुंची तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। उसने वीर नारायण सिंह के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने की तैयारी आरंभ कर दी। लगभग 21 दिन इस तैयारी में लग गए। 20 नवंबर 1857 को सुबह अंग्रेजों की सेना सोनाखान के लिए चल पई। यह सेना पहले खरोद पहुंची, खरोद जहां पुलिस थाना था। डिप्टी कमिश्नर स्मिथ इतना डर गया था कि वहां पहुंचते ही कटंगी, भटगाम, बिलाईग और देवरी के जमींदारों को उसने सहायता के लिए बुला भेजा। 26 नवंबर को स्मिथ को नारायण सिंह का एक पत्र मिला जिसे उसने पास बैठे एक जमींदार से पढ़वाया। पढ़ते ही स्मिथ गुस्से से आग बबूला हो उठा। 28 नवंबर तक स्मिथ तैयारी करता रहा। 29 नवंबर सुबह होते ही स्मिथ की फौज सोनाखान के लिए रवाना हो गई। स्मिथ इतना डरा हुआ था कि उसने रायपुर से जो सैनिक बुलवाए वे केवल अंग्रेज धुसवार थे। बिलासपुर से भी जो सैनिक बुलवाए गए थे उनकी संख्या थी 50 और वे भी अंग्रेज ही थे। उनकी सेना में जो 80 बेलदार थे सिर्फ वे ही भारतवासी थे। इतना ही नहीं, जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका लक्ष्य सोनाखान पर आक्रमण करना है, उनमें से 30 बेलदारों ने सोनाखान जाने से मना कर दिया। पर इधर स्मिथ के दिमाग में कुछ और ही बात थी। जब अपनी फौज के साथ सोनाखान की बस्ती में जाकर उसने देखा कि सारा गांव खाली पा है तो उसने खाली घरों पर ही गोलियां चलवाई और उसके बाद मकानों में आग लगा दी गई। स्मिथ की क्रूरता को देखकर लोग चौंक उठे। सोनाखान धूकर जल रहा था। सुबह तक सोनाखान राख के ढेर में बदल गया था। सोनाखान के मकानों में आग लगाकर स्मिथ जब अपने डेरे की ओर वापस जा रहा था तभी एक पहाड़ी के पीछे से नारायण सिंह ने उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पर स्मिथ बच निकला, पर वह इतना डर गया था कि रात भर सो न सका। नारायण सिंह ने युद्ध क्षेत्र में स्मिथ से मुकाबले की सारी तैयारियां कर रखी थीं। इसीलिए तो वह वीर कहलाए। पर वीर नारायण सिंह ने अग्निकांड की कल्पना नहीं की थी। सोनाखान अपने प्रिय सोनाहान को राख के ढेर में बदलते देखा। हमारे नारायण सिंह ने दिनांक 2 दिसंबर को कटंगी से अंग्रेजी फौज की सहायता आई। उस विशाल फौज की सहायता से स्मिथ ने पूरी पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। खूब गोलियां चली, किंतु थोड़ी ही देर में नारायण सिंह की सेना की गोलियां खत्म हो गई। अंत में वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रायपुर जेल में डाल दिया गया। नारायण सिंह पर सत्ता के विरुद्ध द्रोह का मुकदमा चलाया गया और 8 दिनों के बाद अर्थात 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को प्राणदंड दे दिया गया। जिस चौक पर प्राणदंड दिया गया था आज वह जगह जयस्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। यह जयस्तंभ रायपुर में स्थित है। इतिहासकारों का यह मानना है कि यदि नारायण सिंह ने उस वक्त, जिस समय स्मिथ उसके इलाज की तैयारियां कर रहा था, आक्रमण कर दिया होता तो शायद एक भी अंग्रेज सैनिक जीवित नहीं बचता। पर वीर नारायण सिंह ने ऐसा नहीं किया। 30 नवंबर की बात है।
स्मिथ खरौद से खाना लेकर देवरी पहुंचा। देवरी का जमींदार रिश्ते में नारायण सिंह का काका लगता था। सोनाहान और देवरी के जमींदारों की खानदानी शत्रुता थी। वहां नारायण सिंह के बदले स्मिथ को पूरी मदद मिली। ऐसा लगता है कि हमारे देश में जयचंदों और मीर जाफरों की कभी कमी नहीं रही है। देवरी में रहकर स्मिथ ने सोना खान की ओर जाने वाले सभी मार्गों को बंद करने का प्रयास किया ताकि नारायण सिंह को बाहर से मदद मिल न सके। सोना खान तो यूं भी जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। 1 दिसंबर को स्मिथ देवरी से सोना खान पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ। देवरी के जमींदार स्मिथ और उसकी फौज का पथ प्रदर्शन कर रहे थे। सोना खान से 3 फलारंग की दूरी पर एक नाले के पास वीर नारायण सिंह के सिपाहियों ने स्मिथ की सेना पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। वीर नारायण सिंह का आक्रमण इतना भयंकर था कि अंग्रेजी सेना को पीछे हटने के लिए विवश होना पड़ा, पर ठीक उसी समय स्मिथ की सेना की और मदद आ पहुंची। सेना की संख्या बढ़ जाने से वे आगे बढ़ने लगे। उसे रोक पाना वीर नारायण की सेना के लिए कठिन हो गया। इसीलिए वीर नारायण सिंह अपनी सेना को लेकर जंगलों के अंदर जा छिपे और वहां से आक्रमण की योजना बनाने लगे। स्मिथ की सेना थोड़ी देर इंतजार करती रही और उसके बाद सोना खान की बस्ती में घुसकर उड़ने लगी लोगों को। गांव में कोई भी नहीं था। गांव खाली पड़ा था। नारायण सिंह ने पहले से ही लोगों को गांव खाली करने के लिए कह रखा था। वे जानते थे कि स्मिथ में इंसानियत नाम की कोई चीज थी ही नहीं। बूढ़े बच्चों को भी वह छोड़ने वाला नहीं था। गांव को खाली देखकर स्मिथ को इतना गुस्सा गाया कि उसने खाली घरों पर ही गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। इसके बाद उसका गुस्सा बढ़ता गया और आखिर में उसने पूरे गांव में आग लगवा दी। नारायण सिंह और उसके साथी देख रहे थे। उनका प्यारा गांव सोना खान जल रहा था। वे सब वीर थे। उन्होंने तो स्मिथ से लड़ने की तैयारी की थी, पर गांव इस तरह जला दिया जाएगा, इसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। उधर स्मिथ के पास और भी रसद पहुंच रही थी और एक विशाल फौज भी पहुंची कटंगी से। अब उस विशाल फौज के सहारे पूरी पहाड़ी को घेर लिया गया। नारायण सिंह और उनके साथी वीरतापूर्वक गोलियां चला रहे थे, पर कुछ देर बाद गोलियां खत्म हो गई। इसके बाद नारायण सिंह को गिरफ्तार कर रायपुर जेल में बंद कर दिया गया। रायपुर में उस जगह को अब जय स्तंभ कहते हैं, जहां वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई। सन था 1857। दिन था 10 दिसंबर। इसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह शहीद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि नारायण सिंह को जिस दिन फांसी दी गई, स्मिथ ने रायपुर फौज के सभी सिपाहियों को वहां रहने का आदेश दिया था। स्मिथ ने सोचा था कि वह दृश्य देखकर सिपाही लोग इतने डर जाएंगे कि विरोध करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे।